आप सभी स्टूडेंट को हमारे अखिलेश सर क्लासरूम में स्वागत है। जैसे कि ऑफलाइन बैच में बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, आज वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है क्लास 8 का है और क्लास 8 में जो हमारा पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं अनाज, फसल, कृषि या खेती। तो आपका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? फसल। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। आपका इसमें आंसर कौन सा सही होगा? फसल। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल में या फलीदार फसल में या अनाज फसल में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा फलीदार फसल। किसमें? फलीदार फसल। आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि ऑफलाइन सॉरी और अभी जो आप पढ़ रहे होंगे इसको कॉपी पर वीडियो को रुका कर नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर लिखिएगा, ऑप्शन नहीं लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है रबी फसल, खरीफ फसल या जायदा फसल? तो आपका आंसर हो जाएगा जायदा फसल। कौन सा? जायदा फसल। 4 नंबर प्रश्न, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल या चावल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? जंतुओं द्वारा बोला है, यानी कि जंतु यानी क्या होगा? शहद होगा। क्या? शहद। रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। कौन सा हो जाएगा? कपास। रेशेदार फसल है कौन सा? हमारा कपास। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपवर्तित हो जाती है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है? बढ़ जाती है। 7 नंबर प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोल करने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? बुआई, जुताई या खिंचाई? तो आपका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? जुताई। कौन सा? जुताई होगा। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेशिंग। क्या चीज कहलाता है आपका? थ्रेशिंग कहलाता है। क्या होगा आंसर आपका सही? थ्रेशिंग। क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, जूट या तीसी। खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, जूट या तीसी। तो आपका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? गाजर घास। कौन सा? गाजर घास। 10 नंबर है, खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन। कौन सा हो जाएगा आपका खरीफ फसल? खरीफ फसल में आपका आ जाएगा इसमें सोयाबीन। कौन सा? सोयाबीन। 11 नंबर प्रश्न पर, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कटाई, ओसाई, दौनी, भंडारण। क्या कहा जाता है आपका? दौनी कहा जाता है। इनकी फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है हमारा दौनी। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? धान, मक्का, चना, इनमें से कोई नहीं? सबके इसमें से रबी फसल कौन सा हो जाएगा? चना। कौन सा? चना। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, फल, चावल, शहद। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा आपका? शहद। जंतुओं द्वारा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है क्या चीज? शहद। 14 नंबर प्रश्न, स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, मनुष्य, आम या पौधा। आप सही से इसके आंसर बताइएगा। स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, मनुष्य या आम या पौधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम या पौधा, क्योंकि पौधे पर जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, वैसे सूर्य के प्रकाश में यानी कि सन जो होता है सूर्य के प्रकाश में कौन सा होता है? तो विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी। इसके बाद बोला है
अध्ययन दो, कौन सा? अध्ययन दो। अब हम लोग अध्ययन दो का ऑब्जेक्टिव, अध्ययन एक का हमारा क्या हो गया, समाप्त हो चुका। हम लोग क्या करेंगे, अब अध्ययन दो का पढ़ेंगे। तो अध्ययन दो में हमारा है, तो यहाँ तक में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव खत्म, 14 तक था। और अध्ययन दो में है सूक्ष्मजीव। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाली एक सामान्य रोग है, टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, चिकापंस। कौन सा हो जाएगा इसका? टाइफाइड। क्या चीज? ज्यादातर लोगों को क्या चीज रोग होता है? तो सुनिए कि टाइफाइड हुआ है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, तो क्या चीज? टाइफाइड। दूध से दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीवी होते हैं बेंसिल, फेनेक्स, राइबोसम, लैक्टिबेसिस द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? लैक्टिबेसिस द्वारा, लैक्टिबैलिस द्वारा। किससे? लैक्टिबैलिस द्वारा। 3 नंबर प्रश्न, डेंगू परिजीव का वाहक है मादा एडिज मच्छर या घरेलू या मादा एनोफिलिया मच्छर या कॉकरेच। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा आपका? मादा एडिज मच्छर। कौन सा? मादा एडिज मच्छर। यानी कि डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिज मच्छर। 4 नंबर प्रश्न, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग बताइए। मनुष्य में होने वाला एक वायरस द्वारा सामान्य रोग क्या चीज हो जाएगा हमारा? ऑप्शन है टाइफाइड है, पोलिया है, मलेरिया है, क्षय रोग है। इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? पोलिया। कौन सा? पोलिया। 5 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? देखिए मलेरिया हमारे शरीर में जो रोग होता है, आखिर वो किसी न किसी जीव को काटने से होता है। आखिर वो जो जीव होता है किसको काटने से हमारे अंदर मलेरिया रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है? तो किसके से? या मकड़ी से, या मच्छर से, या मधुमक्खी से, या घरेलू मक्खी से। यानी कि हमारे जो मलेरिया जो रोग होंगे किससे? मच्छर से। किससे? मच्छर से। पेनिसिलियस प्रतिजैविक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर ने, लुई पाचर ने, या रॉबर्ट कोच ने। आपका सही आंसर इसमें क्या चीज होगा जाएगा? एवॉर्ड, एवॉर्ड नहीं होगा, अलेक्जेंडर फ्लॉमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लॉमिंग ने। इसके बाद है, निम्नलिखित में किस पौधे के पत्तों से रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू उपचार में किया जाता है? गिलोय, सिनकॉन, घृत कुमारी, और एक ऑप्शन है हमारा सहजन। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आपका 7 नंबर में आंसर हो जाएगा गिलोय। कौन सा? आपका ये वाला आंसर हो जाएगा गिलोय। कौन? गिलोय। इसका सही सही आंसर क्या चीज हो जाएगा हमारा? गिलोय हो जाएगा। ठीक। इसके बाद 8 नंबर, अलेक्जेंडर फ्लॉमिंग फ्लॉमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंथ्रामाइसिन, पेनिसिलिन। किसकी खोज की थी? तो आप बताइए सही आंसर हो जाएगा आपको इसका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक की खोज किया गया था? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं था। आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। यानी कि ये जो हमारा आंसर है पेनिसिलिन क्या है? सही है। 10 नंबर है, पॉकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? जो हमारा सूधा उधा का जो भी आता है पॉकेट थैली में दूध, आखिर वो जो होता है तब पॉकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग होता है? किण्वन का, पचरीकरण का, या भंडारण का, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। आप इसका किसका सही आंसर हो जाएगा इसमें? पाचरीकरण का। किसका? पाचरीकरण का। 11 नंबर जो प्रश्न है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधा तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। नाइट्रोजन या वायुमंडल से मिट्टी, पौधा या तंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण,
नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजीकरण, अमोनीकरण, क्या कहते हैं आपको इसका? नाइट्रोजनी नाइट्रोजन चक्र, सॉरी नाइट्रोजन चक्र क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। 12 नंबर है संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण है चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा हमारा? घरेलू मक्खी। 13 नंबर प्रश्न, आप लोग इसको कॉपी पर नोट करते जाइएगा, भूलिएगा मत नोट करना। और फिर ऑफलाइन क्लास में भी क्या किया जाएगा? इसको सुना जाएगा। 13 नंबर है ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या चीज है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? सही हो जाएगा। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? लगला अभी तुरंत प्रश्न हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैलिसम। लैक्टोबैली लैक्टोबैलिस, इसका लैक्टोबैलिस, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, सूक्ष्म जीवी कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवी कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से? ये बहुत ही इजी चीज है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि या वाटर हो, या एयर हो, या सॉइल हो, या ऑल इसमें दिया हुआ। तो देखिए जो सूक्ष्म जीवी होते हैं ना, हम लोग बोल सकते हैं ना, एल्गी हो गया, शैवाल हो गया, फंजाइम हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सभी जगह पाया जाता है। हम बोल सकते हैं कि खुले जो वातावरण होता है ना, उसमें भी क्या होती है? ये सभी पाए जाते हैं। खुले वातावरण में भी क्या होता है? ये सभी पाए जाते हैं, यानी कि हवा से, यानी कि एयर से भी एक दूसरे से आते रहते हैं। या कोई गंदगी चीज रहती है ना, जहाँ पर नली रहता है, अगर आप वहाँ से गुजरते हैं तो ये भी आपके वहाँ से क्या आते हैं? शरीर में सूक्ष्म जीवी जो कीटाणु होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमें उतनी क्षमता नहीं होती, जो आंख की जो कैपेसिटी होती है, नहीं देख पाते। इसे देखने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप, MICR, माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप से ही हम इसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे 1900 की 1700, आई मीन मेरे को याद नहीं है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था? खोज किया था। और सबसे पहले किससे बनाया था? मधुमक्खियों के छत्तों से, मधुमक्खियों की छतों से, जो हम लोग कॉर्क बैडमिंटन खेलते हैं, जो कॉर्क होता है, कॉर्क का ये जो पिछला वाला जो भाग होता है, ऐसे निकला हुआ रहता है, बना हुआ रहता है कॉर्क, इसी में लगाकर सर्वप्रथम क्या किया गया था? चेक किया गया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? बनाया हुआ था। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर? सभी जगह पाए जाते हैं। इसमें क्या होगा? सभी जगह पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोफिस, अल्कोहल, ईस्ट। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका सही आंसर ये हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 17 नंबर है, इसका उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? चीनी में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या ऑक्सीजन में? तो किस में होता है? अल्कोहल में। इसका उपयोग जो होता है किसमें हो जाएगा? आपका अल्कोहल में। इसमें होगा अल्कोहल में। इसके बाद 18 नंबर आपका प्रश्न है, किण्वन की खोज किसने की थी? जो किण्वन जो बैक्टीरिया होता है, आखिर उसकी खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या रॉबर्ट हुक ने? तो आपका इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने किया था। कौन सा? लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो किण्वन की। इसके बाद है 19 नंबर, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? मॉडिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, संक्रमण, क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन। क्या चीज? किण्वन। 20 नंबर है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जब भारत में जब चेचक का टीका आया हुआ था, जब चेचक की बीमारी फैल रही थी, क्लास में पढ़ाया जा चुका है, जब चेचक की बीमारी पर फैल रही थी, उस समय चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जैसे कि हाल ही में आप लोग को मालूम हो कि
हमारे कोरोना वायरस आया था तो सर्वप्रथम कोरोना वायरस की खोज किसने की, जिससे उसी प्रकार सर्वप्रथम शीर्षक के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। अब देखिए हम लोग क्या किए ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि चैप्टर 1 और 2 का कार्य कर चुके हैं। अभी हम लोग कर चुके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, चैप्टर 1 का यानी कि फसल एवं प्रबंधन, इसका हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या कर लेते हैं, प्रश्न कर लेते हैं। चलिए आइए सब्जेक्टिव प्रश्न, और इस क्या चीज है कि जो ये सब्जेक्टिव जो प्रश्न है, आप लोग इसको कॉपी पर नोट करना ना बोले, क्योंकि सारे ऑफलाइन क्लास में आपसे सुना जाएगा। जिस क्लास में बोला गया होगा, वीडियो अपलोड कर दिया गया, उस क्लास में आपको क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि लिखते चलिएगा, और आंसर सही सही लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोग क्या अगर आप लोग नहीं देखेंगे जो पिछला वीडियो लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 चाल दूरी और समय से रिलेटेड है, आप सभी लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद बोल दे कि जो समीकरण बताया गया था, उस समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उस समीकरण से भी रिलेटेड वीडियो बन चुका है, आप लोग उसको भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से। प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं। क्लास ऑफलाइन में लिखवाया जा चुका है, फिर भी आप लोग को बताया दिया जा रहा है खरपतवार किसे कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा, फसलों में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। जैसे कि अब धान की खेती करते हैं तो धान की खेती के साथ साथ क्या होता है, कुछ और पौधे भी क्या होते हैं, उग जाते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खरपतवार कह सकते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, कीटनाशक किसे कहते हैं। फसल या फसल उत्पादकों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाइयों को कीटनाशक कहते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो फसल उगते हैं, ये गेहूं का फसल हो, चाहे माका का फसल हो, चाहे चना का फसल हो, चाहे अरहर का, चाहे मसूर का, जितना भी फसल उस पर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया लाकर उस पौधे को खराब करते। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ रासायनिक प्रक्रिया से रासायनिक दवाई छिड़कते हैं, जिनके कारण से हमारा जो फसल होता है सुरक्षित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीटनाशक कहते हैं। इसका अगला प्रश्न है, खरपतवार को हम किन विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। उत्तर आप लिखिएगा, खरपतवार को हम 2 विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। पहले या तो निराई द्वारा या कीटनाशक का उपाय द्वारा। कीटनाशक बताइए दिया गया, निराई जो ऑफलाइन, निराई किसे कहते हैं, निराई से क्या बेनिफिट होता है, या आपको क्या किया गया, ऑफलाइन क्लास में बताया जा चुका है। अगला हम लोग का प्रश्न है, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से हानियां हो सकती है। उत्तर आपका हो जाएगा, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर आप इस साल धान बोए हैं, अगला साल भी उसमें क्या करते हैं कि धान बार बार एक ही फसल बोते हैं, तो उसकी जो बैक्टीरिया नीचे का जो जड़ होता है, वो मिट्टी का जो होता है उलट पुलट नहीं होगा, तो तंदुरुस्त नहीं होगा। तंदुरुस्त होने न कारण के कारण आपका जो पौधा का जो फसल है वो सही से नहीं उपज पाएगा। हम बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो हमारा मिट्टी का जो खेत है, उसका मिट्टी क्या हम बोल सकते हैं, ये हमारा मिट्टी का खेत है, और इसका ये ऊपरी भाग हम लोग क्या कर दिए कि इतना काट दिए, इतना काट कर हम ट्रैक्टर वैक्टर से घर जो बनता है ना, उसमें क्या कर दिए, डाल दिए मिट्टी को। अब जब उस मिट्टी को हम लोग उपयोग कर लिए, तो हम उसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल, टॉप सॉइल, यानी कि ऊपरी भाग बोलते हैं। जब ऊपरी भाग हमारा निकल के किसी और के खेत में चल जाता है और इसको हम खेती करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो फसल होता है
वो सही से नहीं हो पाता। अगला साल, इस साल आप कटवाए हुए तो अगला साल यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपका फसल होगा क्या होगा, सही से होगा। आइए अगला प्रश्न को बनाते, अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न, वो कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। देखिए, दालों के जो फसल में होता है राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद है हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, तो कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति से क्या समझते हैं, तो कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे हरित क्रांति कहते हैं। इसके बाद है दो कीटनाशक रसायनों का नाम लिखे, एक होगा 2 और एक 4D। दो कीटनाशक रसायनों का नाम लिखे तो एक होगा 2 और एक होगा 4D। हार्वेस्टर किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। आप लोग इसको सारा कॉपी पर लिखते जाइएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में सारा देखा जाएगा और सुना भी जाएगा। थ्रेशरिंग किसे कहते हैं, तो काटी गई फसलों, बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग। जो आप पौधे को काटते हो उसमें कुछ ना कुछ कंकड़ रहते हैं और उसको आप लोग क्या करते हैं, ये चलनी द्वारा चाल करते, झाड़ना द्वारा झाड़ कर उसको अलग करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग, यानी कि सफाई करना। कंबाइन मशीन किसे कहते हैं, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करते उसे कंबाइन मशीन कहते हैं। प्रश्न है, खेत में लगातार फसल लगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। इसको सही ढंग में लिखना है, तो आप लिखिएगा खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता में क्या हो जाती है, कमी। अगर खेत कुछ दिन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अगर आप ही मान के चल के सोचिए कि आप पर डे काम कर रहे हैं और रेस्ट नहीं कर रहे सही ढंग से, आपका तो शरीर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण से आप अगले दिन क्या कर सकते हैं, नियमन से वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए आपको एक दिन रेस्ट करने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। कई बार कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत में कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। आप इसका हल ऐसे ही कर नहीं सकते, आपको क्या करना होगा, या तो फसल रोप तो कुछ दिन ऐसे ही खेत को छोड़ना होगा, तो वहीं जाकर क्या होगा, खेत हमारा अगला जो फसल होगा सही ढंग से हो पाएगा। कीटनाशकों को उपयोग से होने वाली लाभ और हानियों को क्या करें, लिखे, तो पहले हम क्या करते, लाभ को लिखते, तो कीटनाशियों के उपाय से पौधे को हानि पहुंचने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। जो पौधे को हानि पहुंचाते हैं उनका क्या होता है, जो यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं, या फिटिंग फिटिंग में क्या बोल सकते हैं कि कुछ कीटाणु होते हैं जो पौधे पर आकर बैठे पौधे को खराब कर, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, परंतु पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। आपको उससे क्या होता है कि पौधे को कुछ हानि नहीं पहुंच, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो खेत में घास ज्यादा हो, यानी कि घास ज्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दुकान पर से रासायनिक दवा परचेज कर उसको क्या करेंगे, खेत में छिड़केंगे। खेत में छिड़कने से क्या होगा, वहाँ की जितनी भी घास फूस होगी सारा क्या हो जाएगा, जल जल जाएगा या सड़ गड़ जाएगा। दूसरा है पौधों रोग मुक्त होता है तथा फसल उत्पादन अधिक होती है। पौधा जो होता है उस पर जितना भी बैक्टीरिया लाकर उसको खाते हैं उसको रोगाणु बना देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे में कोई रोग नहीं होता और फसल उत्पादन यानी कि जो फसल होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। अब इसका हम लोग बात करते हैं हानि। आखिर इसमें हानि क्या होती है, देखिए किसी चीज से बेनिफिट है तो किसी चीज से लॉस भी है। कीटनाशकों को उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों वो सूक्ष्म जीवों भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप तो ठीक है, आप घास का दवा छिड़क दे, लेकिन उससे क्या होगा कि खेत में जो लाभदायक जो जीवाणु वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा है, आप इस सबको कॉपी पर लिख लीजिएगा, जलीय जलीय जीवों और पौधों में धीरे धीरे इसका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। खाद खाद्य श्रृंखला से कभी रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, अगर
कोई मान के एग्जाम्पल लीजिए कि कोई भैंस है, अगर वो सुई देकर उसका हम लोग दूध को निकाल रहे हैं, तो उस सुई के कारण उस दूध में भी क्या होगा कि उसकी मात्रा आएगी, और बच्चे उसको पिएंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत रोग होगा। आज पिए तो आज ही नहीं होगा, हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद उनको क्या होगा, रोग होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इन सरकार है यह जल स्रोत में मिलकर जल प्रदूषण कर देता है। जब हम रासायनिक प्रक्रिया यानी कि रासायनिक दवा को हम लोग जल में छिड़कते हैं, उसको जल को क्या कर देता है, प्रदूषण कर देता है। और चौथा इसमें कीटनाशियों के उपयोग से अनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में क्या होने लगता है, अनुवांशिक रोग उत्पन्न होने लगता है। आज हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए, किस किस चैप्टर का, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए। और हम लोग क्या किए कि सब्जेक्टिव जो प्रश्न है चैप्टर 1 का बनाए, सब्जेक्टिव प्रश्न किसका बनाए, चैप्टर 1 का। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और नोट